तो आज हम लोग प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। और प्रोटीन के कई तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। उन सभी स्ट्रक्चर के बारे में एक एक करके बात करेंगे। चलो, तो आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के एक्चुअली में चार स्ट्रक्चर होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। ठीक है। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे हम लोग। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है और एक एक करके हम लोग समझेंगे। ठीक है। द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स। आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ये कई तरीके से स्ट्रक्चर को दिखाया जा सकता है। कल हम प्रोटीन बनाना तुम लोग को सिखा दिए थे कि अमीनो एसिड के पॉलीमराइज करने से तुम्हारा अमीनो एसिड प्रोटीन बनता है। अमीनो एसिड के पॉलीमराइज करने से प्रोटीन बनता है। तो आज उसमें हम चार तरीके से देखेंगे कि कैसे कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन के कितने स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो प्रोटीन के जो है वो चार तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वह है तुम्हारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। चार तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। क्या होता है जरा समझिए। इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो अमीनो एसिड होते हैं वो लगातार एक सिंपल चेन में जुड़े रहते हैं और एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। तो लिख सकते हैं कि इट सिंपली रेफर्स to the sequence in which एक सीक्वेंस में अमीनो एसिड सजे रहते हैं और एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं। सीक्वेंस इन विच वेरियस अमीनो एसिड प्रेजेंट वेरियस अमीनो एसिड्स वेरियस अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन ए प्रोटीन प्रेजेंट इन ए प्रोटीन। ठीक है। तो जो कि प्रोटीन में प्रेजेंट रहते हैं आर लिंक्ड टू वन अनदर आर लिंक्ड टू वन अनदर, जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, देखना ध्यान से। एन तीन ही चीज होता है ना इसमें, प्राइमरी स्ट्रक्चर में या सेकेंडरी किसी में भी हमारे पास तीन ही लोग होता है। एक ये सी होता है बीच वाला जिसपे कि एच लगा रहता है और आर लगा रहता है, और एक एन एच रहता है, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सी डबल बॉन्ड ओ रहता है। और फिर ये किससे जुड़ा रहता है, फिर एन एच से जुड़ा रहता है। इसके बाद से फिर अगला कार्बन आएगा। देख लो सभी लोग, समझ लो ठीक से। यही तुम्हारा एक्चुअली में अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है और यही पैटर्न चलते रहता है। तो तीन तीन को लेकर के एनसीसी से याद रख सकते हो। एनसीसी एनसीसी एनसीसी, ये लगातार ऐसे ही चलते रहेगा तो हमारा प्रोटीन बन जाएगा एनएच। और फिर सी पे तुम्हारा क्या होगा, आर आर डबल डैश, और इधर क्या होगा एच, और फिर इधर सी होगा और सी डबल बॉन्ड ओ होगा। फिर तुम्हारा क्या होगा एनएच होगा, और फिर सी होगा, और सी पे क्या होगा एच होगा, और या आर डैश यहाँ ले लो, आर ट्रिपल डैश, और इधर आर, इधर एच, और इधर सी डबल बॉन्ड ओ। तो इस तरह से तुम देख सकते हो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर जो तुम लोग को मैंने बताया भी है कि किस तरह से ये सजे रहते हैं। एक अमीन, जैसे तुम लोग को पिछले दिन एग्जाम्पल हम ग्लाइसिन का कराए थे, तो ग्लाइसिन के जैसा ही ये स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम लोगों को। ठीक है। उसमें भी यही होता था, यहाँ पे आर की जगह एच खाली लग जाता था। अगर आर की जगह हर जगह एच लगा दोगे तो ये तुम्हारा ग्लाई ग्लाई प्रोटीन बन जाएगा। अगर आर की जगह CH3 लगा दोगे तो एला एला प्रोटीन बन जाएगा। तो तुम लोग को याद होगा खूब अच्छे से। तो प्रोटीन का ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ नहीं करते हैं,
चुपचाप अमीनो एसिड को एक लीनियर चेन में जोड़ देते हैं और ये लगातार जोड़ते जाता है और प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक्चुअली में दो तरह के स्ट्रक्चर में आता है। एक स्ट्रक्चर का नाम है अल्फा हेलिक्स, ठीक है ना। एक स्ट्रक्चर का नाम है अल्फा हेलिक्स और एक का नाम है बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर। तो एक स्ट्रक्चर का नाम है अल्फा हेलिक्स और दूसरे का नाम है बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर। तो दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो चलिए हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे चलते हैं और नेक्स्ट हमारा हेडिंग है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो जैसे प्रोटीन में अमीनो एसिड को सजाया जाता था तो सीधे सीधी अगर लाइन में सजा दिया गया तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता था, लेकिन यहाँ पे सीधे सीधी नहीं सजाया जाता है, ठीक है। इसमें तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, सल्फाइड बॉन्ड हो जाएगा, अलग अलग तरह के बॉन्ड होते हैं। हालांकि जोड़ना तुमको अमीनो एसिड्स को ही है, क्योंकि अमीनो एसिड को जोड़ करके ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, लेकिन वो अलग अलग तरीके से जोड़ा जाता है। एक जो सीधा तरीका से जोड़ा जाता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, और एक जिसको कि हम लोग थोड़ा सा तिरछा रहेगा या हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगा या दूसरे तरीके से जुड़े अगर अमीनो एसिड, तो फिर वो हमारा सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। अगर सीधे लाइन में जुड़ता है तो फिर वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम लोग लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, द कन्फर्मेशन which the polypeptide chains। अब देखो जी, पॉलीपेप्टाइड वर्ड से आप लोग परिचित हो। पॉलीपेप्टाइड का मतलब पेप्टाइड कई बार पेप्टाइड जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो वो जुड़ करके और हमारा प्रोटीन फॉर्म करेगा, ये भी आप जानते हैं। तो कन्फर्मेशन विद द पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब एक चेन दूसरे चेन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ा रहेगा, ठीक है। आ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब एक स्ट्रक्चर तुम्हारा रहेगा और एक और स्ट्रक्चर रहेगा, दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जुड़े रहेंगे। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा प्रोटीन का, उसी को हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, हम पहले ही बोले हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा वीडियो देखिएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग is called the secondary structure of protein। और तुम लोग को जो टॉपर नोट्स भेजे हैं, उस टॉपर नोट्स से आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा, मेन चीज उसमें दिया रहता है, तो वो सब आपके एग्जाम के टाइम में बड़ा काम करता है। शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए और लास्ट में आप सब रिवाइज कर लीजिए। अभी तो आप पूरा पढ़ने के चक्कर में रहिए, लेकिन जब मेन एग्जाम का टाइम आता है तो आप शॉर्ट नोट्स का जरूरत पड़ता है। देखिए जी, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब इसमें हम जैसा कि आप लोग को बोले थे, अभी तो जो डिफिनीशन लिखवाए उसके हिसाब से कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो होंगे वो एक दूसरे से किससे जुड़े रहेंगे, तो वो जुड़े रहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो अगर दो चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये एक स्ट्रक्चर हम बताने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। और इसी में एक और स्ट्रक्चर बताएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो दोनों को एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, दिक्कत जिनको हो रहा होगा मैसेज करना। देखो जी, इफ द साइज ऑफ द आर ग्रुप, जो आर हम लगाते थे उसका साइज काफी बड़ा होना चाहिए। इफ द साइज ऑफ द आर ग्रुप इज क्वाइट लार्ज, और तुम लोग देखे थे अमीनो एसिड का जो हम चार्ट बताए थे,
उसमें आर का वैल्यू छोटा भी देखे थे और आर का वैल्यू बड़ा भी देखे थे। ठीक है। द हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चाहिए। और हाइड्रोजन बॉन्ड में भी कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह का होता है, एक इंट्रामोलिकुलर होता है और एक इंटरमोलिकुलर होता है। इंट्रामोलिकुलर का मतलब मॉलिक्यूल के अंदर हो जाएगा, और इंटरमोलिकुलर का मतलब दूसरे मॉलिक्यूल का इंतजार करना पड़ेगा। तो तुम लोग समझ लो कि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर होता है और वो मॉलिक्यूल के अंदर में ही हो जाता है, किसी और मॉलिक्यूल का जरूरत इसको नहीं पड़ेगा। तो चूंकि वैसे भी तुम जान रहे हो कि प्रोटीन बन रहा है तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होगा, और बहुत बड़ा अगर मॉलिक्यूल बनेगा तो इसका मतलब उसमें हम लोग इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप वो रहेगा एक अमीनो एसिड का, सी डबल बॉन्ड ओ ऑफ वन अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड का सी डबल बॉन्ड ओ और दूसरे अमीनो एसिड का एनएच रहेगा। ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ ऑफ वन अमीनो एसिड रेसिड्यू, रेसिड्यू एंड द एनएच, और दूसरे का एनएच रहेगा। ठीक है ना। एंड द एनएच ऑफ द फोर्थ अमीनो एसिड, एनएच ऑफ फोर्थ। देखो डायग्राम बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो पहले का हम लोग सी डबल बॉन्ड ओ लेते हैं और चौथे का हम लोग एनएच लेते हैं, एंड द एनएच ऑफ द फोर्थ अमीनो एसिड, और इन्हीं दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा और इसके चलते ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है। रेसिड्यू इन द चेन। तो सीधे सीधी बात तुम लोग को दिमाग में लगाना है कि पहला अमीनो एसिड का सी डबल बॉन्ड ओ ले लेंगे और चौथा अमीनो एसिड का एनएच ले लेंगे। ठीक है ना। और इन दोनों को मिला करके जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसी स्ट्रक्चर को हम लोग अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलेंगे, क्योंकि हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा अपने आप, क्योंकि इसमें तुम्हारा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो अगले पेज पे वैसे हम दिखाएंगे तुम लोग को कि किस तरह से होता है। ठीक है ना। और इसमें तुमको साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे तो क्वाइलिंग होगा इसमें। ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि दिस केस दिस कॉजेज द पॉलीपेप्टाइड चेन, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे वो इस तरह से जुड़ेंगे कि क्वाइल अप हो जाएंगे। क्वाइल क्वाइल स्ट्रक्चर देखे हो लोग, पॉलीपेप्टाइड चेन टू क्वाइल अप, क्वाइल माने क्वाइल स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्वाइल कहने का मतलब जो गोल गोल घेरा रहता है। ठीक है। और क्वाइल अप इनटू स्पाइरल स्ट्रक्चर, स्पाइरल स्ट्रक्चर में जैसे सांप घूमता है ना उसी तरह से स्पाइरल स्ट्रक्चर ये बना देंगे। क्वाइड अप स्पाइरल स्ट्रक्चर कॉल्ड राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, कॉल्ड राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो अगले पेज पे डायग्राम बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि बड़ा डायग्राम है तो इसलिए इस पे नहीं बना सकते थे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले पेज पे हम इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को बना देते हैं। और इसमें आप लोग जानते हैं कि इसमें बेसिकली एनसीसी रहेगा, एमिनो एसिड के तीन पार्टनर याद रखिए, एनसीसी। एक कार्बन पे सी डबल बॉन्ड ओ, दूसरे पे एच आर रहेगा और तीसरे पे ये एन रहेगा। तो एन रहेगा, सी रहेगा, सी रहेगा, तीन ही लोग मिला करके एमिनो एसिड बनाते हैं और इन्हीं तीनों से के बार बार जुड़ने से प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन के तीन मेन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए एनसीसी, ट्रिक से याद रखो। तो एन हो गया और ये तुम्हारा सी हो गया, तो सी डबल बॉन्ड ओ, और फिर तुम्हारा अगर मान लो सी डबल बॉन्ड ओ, हम लोग देखो सी डबल बॉन्ड ओ को खाली दिखा रहे हैं, सी एच आर को हम बीच में नहीं ला रहे हैं। फिर तुम्हारा एन एच हो जाएगा और फिर तुम्हारा सी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ। हम देखो सी एच आर को नहीं ले आ रहे हैं, ये एन के पास जाएगा और एन अपना ये हेलिकल स्ट्रक्चर ले आएगा इधर, और फिर इधर तुम्हारा एन एच हो जाएगा और सी डबल बॉन्ड ओ, और फिर ये घूमते हुए जाएगा ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगा सी डबल बॉन्ड ओ,
और NH रहेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर वैसे एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन आप लोग बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। C डबल बॉन्ड O, तो ये तुम्हारे NCERT में भी दिया हुआ है। अब देखो जी, इसको तुम बनाना चाहते हो तो तुम देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पे भी तुम्हारा एक NH दे देंगे, इधर भी NH, यहाँ पे दे ही देते, बॉन्ड खोल के ही दे देते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये तुम्हारा लगातार इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते ये लोग कुछ इसी तरह का डायग्राम फॉर्म करते हैं। ये डायग्राम खाली आप देख लीजिए कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसी को बोला जाता है। लगातार ये स्पाइरल पथ देखिए, ऐसे ऐसे घूम करके, ऐसे ऐसे हम कह रहे हैं, जैसे ये क्वाइल, मेरा जो भी कर्सर चल रहा है स्क्रीन पे, इस कर्सर को देखिए, ऐसे ही लगातार लपेटाते जाएगा। देखो जैसे अभी ऐसा बना भी दे रहा है, ऐसे ऐसे कह रहे हैं, ऐसे लगातार स्ट्रक्चर ये बनते जाएगा, और इसी को हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर कह रहे हैं। RH को हम छोड़ दे रहे हैं, RH रहता है इसमें, लेकिन वो RH हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पार्ट नहीं है, इसीलिए हम कार्बन RH वाला बॉन्ड छोड़ दे रहे हैं। ठीक है ना, तो लोग याद रखना कि अमीनो एसिड में 3 लोग रहता है, N पे H रहता है, C डबल बॉन्ड O रहता है, और एक CHR होता है, बीच में ना रहता है जी। बीच में कार्बन पे क्या रहता है, HR रहता है, जैसा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखे हो, और ये C डबल बॉन्ड O है। तो बीच वाला हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पार्ट नहीं है। तो जो लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को हम दिखा रहे हैं। तो हम पूरा पूरा नहीं दिखा पा रहे हैं जितना होता है, क्योंकि सारा दिखाना पॉसिबल नहीं है। देखो इसके ऊपर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम दिखा सकते थे। देखो यहाँ पे NH के ऊपर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे NH भी रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा लेता है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। C डबल बॉन्ड O, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, NH ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ही रहा है। तो इस तरह से ये एक पाइल अप स्ट्रक्चर है, और बेसिकली तुम लोग को दिमाग में रखना है कि सारा N और सारा ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और ये हमारा स्ट्रक्चर का मेन क्राइटेरिया है, ये ऐसे चलेगा, समझ गए। इसी स्ट्रक्चर को दिमाग में रखो तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। हमारा NCC तीनों ग्रुप रहेगा, लेकिन हम RH को नहीं दिखाए बीच वाले को, क्योंकि उसका कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लेना देना नहीं है। तो बेसिकली ये बात दिमाग में रखिएगा, और इस हम डायग्राम को ही बना ही देते हैं ताकि तुम लोग को ये भी याद रहे, इसी को बेसिस बना के चलना। अब इसी में हर जगह NCC रहेगा, और एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जुड़ा रहेगा। ठीक है, ये तुम्हारा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और जनरली पहला लाइन का चौथा लाइन से कनेक्शन होता है। देखो ये पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, और ये चौथा लाइन। तो फर्स्ट लाइन चौथा लाइन से जुड़ेगा, सेकेंड लाइन पांचवा लाइन से जुड़ेगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता रहता है। और नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर। बीटा प्लीटेड, ये सब खाली नाम याद रखिए, ये सब पूछा नहीं है जिंदगी में, और CBSE में पूछ भी सकता है, बिहार बोर्ड में तो कभी नहीं पूछेगा। ये भी नहीं पूछेगा कि कितने तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ये भी नहीं पूछा आज तक। पूछेगा तो बस यही पूछ सकता है कि कितने तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं। तो दो नाम याद रखो, एक अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और एक बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में समझ ही गए कि सारे अमीनो एसिड एक लीनियरली चेन में जुड़े रहते हैं, और इसमें अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है कि पहला लाइन का जो तुम्हारा अमीनो एसिड है वो चौथे लाइन के अमीनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और इसके चलते स्ट्रक्चर जो है वो हेलिकल हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जुड़ जाते हैं सारे के सारे।
तो जितने भी हमारे पास ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये सारे जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इसीलिए इसको बोला जाता है। और इन सब के जुड़ने के बाद ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसी को ये हेलिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है, और इसको पूरा का पूरा नाम दिया जाता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। चलिए, तो उसमें आर ग्रुप बड़ा बड़ा होता था, ठीक है ना। पिछले वाले में अल्फा हेलिक्स कैसे जानेंगे कि अल्फा हेलिक्स होगा, और कैसे जानेंगे कि बीटा प्लीटेड होगा। तो अल्फा हेलिक्स में तुम्हारा होना चाहिए बड़ा बड़ा ग्रुप, और बीटा प्लीटेड में आर छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं इस बात को, इफ आर ग्रुप, इफ आर ग्रुप्स आर स्मॉल, जैसे कहने का मतलब हाइड्रोजन हो जाए, ठीक है। द पॉलीपेप्टाइड चेन्स लाई साइड बाय साइड। अब की बार इस तरह से क्वाइड स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। पॉलीपेप्टाइड चेन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन्स लाई साइड बाय साइड, साइड बाय साइड ये लोग लाई करते हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे अभी बना रहे थे वैसा स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, ये साइड बाय साइड रहते हैं और जिगजैग मैनर में रहते हैं। जैसा हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखे थे, सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर इसमें भी आएगा। लेकिन जिगजैग कहने का ये मतलब है कि एक लाइन बनेगा जिगजैग का, फिर दूसरा लाइन बनेगा जिगजैग का, लेकिन इसका बेसिस जो रहेगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही रहेगा, लेकिन दो लाइन तीन लाइन में रहेगा। जिगजैग मैनर विथ अल्टरनेट आर ग्रुप्स, इसका भी डायग्राम अभी बताएंगे कुछ देर में। विथ अल्टरनेट आर ग्रुप्स, तो ये जिगजैग पाथ बनाने वाला है, ध्यान रखना। ऑन द सेम साइड, on the same side situated at fixed distance, at fixed distance apart। एक दूसरे से डिस्टेंस इनका फिक्स रहता है, वो डिस्टेंस अलग अलग नहीं होता है, ठीक है। द टू सच नेबरिंग पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पिछला वाला में इंट्रामोलिकुलर था, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगातार होते रहता था। यहाँ पे दो अलग अलग प्रोटीन के मॉलिक्यूल रहेंगे और उसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा, तो अलग अलग के बीच में जब रहता है तो उसको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, और जब एक ही के अंदर में रहता है तो इंट्रामोलिकुलर बोला जाता है। द टू सच नेबरिंग polypeptide chains are held together बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दोनों में फर्क अगर पूछा जाए तो बोलोगे कि इसमें, उसमें हेलिकल स्ट्रक्चर बनता था, इसमें जिगजैग स्ट्रक्चर बनता है। उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता था, इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस तरह से जो हम लोग को रिजल्ट दिखता है वो उसी स्ट्रक्चर को बीटा प्लीटेड बोलते हैं। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लैट स्ट्रक्चर, फ्लैट सीट स्ट्रक्चर। देखो इसका स्ट्रक्चर इतने कम दूर में तो नहीं बना सकते हैं, अगले पेज पे इसका स्ट्रक्चर हम बना देते हैं तो तुम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो तो ज्यादा बेहतर, अगले पेज पे समझा देंगे। देखिए कैसे होता है। एनसीसी, सी डबल बॉन्ड ओ, सी पे तुम्हारा क्या रहता है आर, और इधर रहता है एच, फिर इधर एन। अब देखो जी एनसीसी दिख रहा होगा तुम लोग को, एनसीसी, तो ये जिगजैग पाथ है, देख सकते हो।
जिगजैग पाथ है, ठीक है ना। तो सी डबल बॉन्ड ओ, सी पे तुम्हारा क्या रहेगा, आर एच। आर एच का देखो लोकेशन, एक में ऊपर है तो अगले में नीचे है, तो ऑल्टरनेट पे रहता है, यही हम लिखवाए हैं बात को। फिर सी डबल बॉन्ड ओ नीचे, मतलब सब अल्टरनेट पे ही जा रहा है। सी डबल बॉन्ड ओ, तो सी पे आर और एच ऊपर चला गया, ठीक है, और फिर एन एच नीचे आ गया। तो फिर सी डबल बॉन्ड ओ ऊपर जाएगा, तो फिर सी पे एच आर नीचे आएगा। तो ये प्रोसेस लगातार चलते रहता है, ठीक है। तो इधर से देख सकते हो कि ये प्रोसेस के चलते हमारा प्रोटीन बनता है, और लगातार इधर ये चलते रहता है काम। अब जब अगले नीचे जाएंगे हम लोग स्ट्रक्चर बनाने, तो ठीक अपोजिट लेना होगा। उधर सी है तो इधर एन से शुरू करेंगे, तो एन एच हो जाएगा, और फिर तुम्हारा सी हो जाएगा। तो सी पे क्या हो जाएगा, आर और एच। फिर सी हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, एन सी सी। फिर तुम्हारा एन नीचे रहेगा, एन एच। और फिर सी तुम्हारा ऊपर रहेगा, आर एच। और फिर सी डबल बॉन्ड ओ। फिर तुम्हारा एन पे एच रहेगा ऊपर, फिर सी पे एच आर रहेगा नीचे, फिर सी डबल बॉन्ड ओ रहेगा ऊपर। तो इस तरह से तुम देख सकते हो कि लगातार ये जुड़ते जाएंगे, ठीक है। एनसीसी हो गया, फिर नीचे आया है ना, तो ये एनएच नीचे चला गया, फिर सी पे एच आर, और तुम्हारा सी डबल बॉन्ड ओ। अब देखो जी, यहाँ पे समझना, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया है, एनएच नीचे आ जाएगा। ये जो एच ऊपर डाले हैं उसको एक्चुअली में नीचे डालना होगा। तो देख सकते हो एन एच, एन एच, एन एच। ना, ठीक था, ठीक था। ये चौथा है, तो एन एच तुम्हारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जरा, हम लोग समझते हैं क्या होगा यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इन दोनों के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इन दोनों के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो इस तरह से तुम देख सकते हो कि लगातार ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तुम्हें दिखते जाएगा, ठीक है। तो एन ऊपर था, सी नीचे, सी ऊपर, फिर एन नीचे, फिर सी ऊपर, फिर सी नीचे, फिर एन ऊपर, सी नीचे, सी ऊपर, फिर एन नीचे, सी ऊपर, सी नीचे। तो ये वाला डबल बॉन्ड ओ नीचे चाहिए। तो आप मिला भी सकते हो, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है कि कैसे चलना है तुमको। एक ऊपर तो एक नीचे, अल्टरनेट करके चलेगा। तो ये जो तुमको दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर। बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ प्रोटीन। और ये एक्चुअली में सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, और इसमें दो स्ट्रक्चर मिलता है, एक अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और एक तुम्हारा बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर, ठीक है। और इन दोनों को हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंतर्गत रखते हैं। इसमें और प्राइमरी में डिफरेंस ये है कि प्राइमरी वाले में तुमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोला जा रहा है। और पूरा ये सीट बना रहा है, देख सकते हो लोग, सबको देखा जाए तो एक सीट बना देगा ये। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे हम लोग, तो याद रखना कि वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये केवल थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और थ्री डायमेंशनल है तो थोड़ा बनाना मुश्किल होगा, तो एक रफ डायग्राम आपके सामने हम बताएंगे। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन refers to its complete
इट्स कंप्लीट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को बताता है। और इसमें जानते हो इट कंटेन्स, इसमें कई तरह का इंटरेक्शन होता है। इट कंटेन्स हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो जो दो हाइड्रोकार्बन्स के बीच का इंटरेक्शन होता है उसको हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहते हैं। इट कंटेन्स हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, डाइसल्फाइड ब्रिज, डाइसल्फाइड ब्रिज। ठीक है, डाइसल्फाइड ब्रिज दिखाएंगे। इसमें साल्ट ब्रिज भी होता है, साल्ट ब्रिज एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो बहुत सारा इंटरेक्शन इसमें मौजूद रहता है और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के चलते इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना काफी मुश्किल है। तो चलिए अगले मीटिंग समाप्त होने वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कार्बन का ग्रुप रहेगा और कार्बन का ग्रुप एक दूसरे के साथ क्या कर सकता है, तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन करता है। देखो जी, देखिए ध्यान से सभी लोग, ठीक है। चलिए, तो जरा आप लोग देखिए हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या होता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे सी एच है और सी एच पे CH3 लग गया और इधर भी CH3 लग गया। इसके पहले थोड़ा सा हम ये कंप्लीट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो एक प्रोटीन को ऊपर बनाया है और एक प्रोटीन को नीचे बना रहे हैं। ठीक है, और दोनों प्रोटीन के बीच में कई तरह के इंटरेक्शन हो सकते हैं और ये मिला करके जब कंबाइन करेंगे तब 3 डायमेंशनल मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर से टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है, इतना समझ लो। तो एक दूसरे से ये लोग जुड़ने जाते हैं, कंबाइन करने जाते हैं, तो कई तरह का इंटरेक्शन लेके जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों में जो इंटरेक्शन होगा ना, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, इसी को हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहते हैं। तो नीचे हम लिख दे रहे हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो जो भी तुम्हारा मान लो कि कार्बन कार्बन का ग्रुप है, उनके बीच का इंटरेक्शन है उसको हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहते हैं। और वहीं अगर डाइसल्फाइड बोला जाए, तो लोग को डाइसल्फाइड भी लिखवाए हैं, तो डाइसल्फाइड ब्रिज भी बोल सकते हैं। तो बीच में सल्फर का भी लिंकिंग आ सकता है, दो पॉलीमर को जोड़ने के लिए, दो प्रोटीन को जोड़ने के लिए डाइसल्फाइड लिंक भी आ सकता है या डाइसल्फाइड ब्रिज भी बोल सकते हैं इसको। डाइसल्फाइड ब्रिज बोल सकते हैं, साल्ट ब्रिज भी बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि मान लो कि NH3+ है, NH3+ है और C डबल बॉन्ड OO- है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन होगा और इसी को हम साल्ट ब्रिज बोल रहे हैं। साल्ट ब्रिज बोल रहे हैं क्योंकि दोनों मिला के साल्ट बनेगा, माइनस और प्लस दोनों जुड़ जाते हैं। और यहाँ पे जो जगह छोड़े हैं, कार्बन ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O ले लेते हैं, और यहाँ पे जो जगह छोड़े हैं यहाँ नाइट्रोजन ले लेते हैं। तो ये तो अभी आप लोग देखे हो कि इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। तो इतने तरह के इंटरेक्शन होते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। ठीक है, और ये तुम्हारा टर्शियरी स्ट्रक्चर है।
इसी को बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बोर्ड में बिल्कुल नहीं आता ये सब, कभी नहीं आया है ना कभी आएगा। ठीक है ना। या फिर इसको एक जनरल स्ट्रक्चर देना चाहते हो तो ऐसे दे सकते हो। ठीक है। ये टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। कुछ इसी तरीके का व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं ये टर्शियरी स्ट्रक्चर्स के बीच में। अब इधर वाला चेन इधर वाले चेन से लिंक रहेगा, ठीक है ना, इधर वाला चेन इधर वाले चेन से लिंक रहेगा, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऐसे ही बना सकते हो। डाई सल्फाइड लिंकेज कहते हैं। ये ब्लू लाइन कुछ नहीं है, वैसे ही पॉलीमर है, मतलब इसमें ब्रांचिंग भी हो सकता है। ठीक है, ब्रांचिंग को दिखाया गया है। ये सब लिंकिंग के लिए हम बताए हैं कि अगर मान लो दो अमीनो एसिड के बीच में ये सब भी जब आएंगे तब जाके 3 डाइमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है। तो प्रोटीन में ये सब भी आ सकते हैं, लेकिन ये लोग अलग अलग तरह के इंटरेक्शन लेकर के आएंगे। और ये वाला ग्रुप तो आएगा ही, क्योंकि आर एच तो होता है ना, कार्बन पे एच होगा और आर होगा, तो ये ग्रुप तो रहता ही है। ठीक है। और इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला ग्रुप भी दिख ही रहा है, तुम्हारा होता ही है। NH3 दिख रहा है, ये भी दिख ही रहा है, माइनस प्लस होता है, ये ज्यूटर आयन। एक डाई सल्फाइड लिंकेज एक्स्ट्रा दिखाए हैं, तो वो इसलिए दिखाया क्योंकि ये 3 डाइमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो इसमें कुछ जोड़ने का मन किया उसको तो जोड़ सकता है। तो इस तरह का भी मतलब यहाँ पे संभावना है कि इंटरेक्शंस देखने को मिल जाए। देखिए क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो देख पा रहे हो तुम लोग, ये काफी टिपिकल है ये, और उतना आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है तो पढ़ा दिया है। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो प्राइमरी से सेकेंडरी कॉम्प्लिकेटेड हुआ, सेकेंडरी से टर्शियरी, और टर्शियरी से अब ये क्वाटर्नरी। अब इसमें दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन्स रहेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसमें कि सम ऑफ द, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर मिलता है, बहुत कम प्रोटीन का क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 or मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जिसमें दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन रहते हैं। 2 or more पॉलीपेप्टाइड चेन्स। पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है, दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन रहते हैं, रेफर्स टू एज सब यूनिट्स। सब एक एक यूनिट बन के जाता है और एक दूसरे से लिंक हो जाता है। ठीक है। और जो इनका स्पेशियल अरेंजमेंट है, स्पेस में जो इनका अरेंजमेंट है, उसी को क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। द स्पेशियल अरेंजमेंट, द स्पेशियल अरेंजमेंट of these subunits with respect to each other, with respect to each other is known as quaternary structure, is known as quaternary structure, quaternary structure। अब देखो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा फील आएगा, बड़ा ही झमेला है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में।
ठीक है, ये लगातार ऐसे चलते रहेगा, कई तरह का पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से देख सकते हो, इसमें कई तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, तुम लोग को कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, तो ये तरह का क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है जिसको आइडेंटिफिकेशन करना काफी मुश्किल होता है कि कैसे कैसे कौन कौन पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये काफी टिपिकल है। ठीक है, तो देखो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर था, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को तो सिंपल एक लाइन में ले लेंगे इसे। ठीक है, ये सेकेंडरी होता है, और टर्शरी में थोड़ा झमेला बताए थे। ये देखो प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी, और ये तुम्हारा क्वाटर्नरी। तो ये चारों तरह के स्ट्रक्चर हो गए प्रोटीन के। ठीक है, इनको डायग्रामेटिकली इस तरह से दिखा सकते हो। तो ध्यान रखना कि कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, और दो दो चेन को लेकर के एक सब यूनिट बनाया जाता है, और इन्हीं का जो स्पेशियल अरेंजमेंट है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बोलते हैं।